आप सभी लोगों का टेक इंडिया एग्ज़ाम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट जो 2025 चल रहा था उसका टीयर 1 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा भी था कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और ऐसा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने कट ऑफ जो बताया था ऑलमोस्ट उसी के आसपास कट ऑफ गया है। तो आज के हम इस वीडियो में इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में कुछ बताएंगे कि आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, और उसके साथ साथ मैं कुछ फ्री मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो मुझे वीडियो में कमेंट कर दिया करो, तो मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके बाद से उनको स्लॉट जो भी होगा अवेलेबल उनको प्रोवाइड करूँगा। और आप लोग पेड कोर्सेज़ के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जो है ये मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं कुछ मिलता नहीं है। और मैं ऑलरेडी IBGI-2 के लिए मॉक इंटरव्यू मल्टीपल मॉक इंटरव्यू करवा चुका हूँ। इससे कई लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, हेजिटेशन एंड नर्वसनेस बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ है, इसका हेजिटेशन लेवल ख़त्म हुआ है। और जो नर्वसनेस होती थी, लोगों को नॉलेज तो रहती है बट जो लोग बोल नहीं पाते हैं, तो आज वो लोग बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। और साथ में मैंने जो है जो वेस्ट बंगाल में जो WPDCL का रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें भी मैंने कई सिलेक्शंस दिए हैं। ठीक है, सारा कुछ मैं फ्री प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। ये जो BDL का जो इंटरव्यू होना उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा एंड एक्यूरेट है, और आप इसको फॉलो करें, उसी बेसिस पे प्रिपरेशन करें और मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें। तो मैं आज की इस वीडियो में जो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, इसके बाद उसमें क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है, जिसमें इंटरव्यू का पार्ट होगा, HR का भी पार्ट होगा, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना सेफ स्कोर चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम BDL के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया ही था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि OBCL NCL के लिए जो कट ऑफ है वो 130 है। ठीक है, और इसके बाद UR के लिए 132.75 है, और SC के लिए 122.5 है, ST के लिए 118.75 है फॉर MT इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। ऐसे आप किसी भी ब्रांच में देख सकते हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। आप अगर सिविल की बात करें तो 133.75 फॉर UR, 131.75 फॉर OBC, और इसमें जो EWS SC ST इनकी वैकेंसी थी नहीं, इसलिए इनका कट ऑफ नहीं है। जैसे MT इलेक्ट्रॉनिक्स में EWS की वैकेंसी थी तो इसका कट ऑफ 126.75 है। इसी प्रकार से आप MT फाइनेंस हो, MT मेटलर्जी हो, केमिकल हो, किसी का भी देख सकते हैं कट ऑफ इस बार प्रीवियस एग्ज़ाम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा गया है। उससे इस रीज़न इसका ये है कि जो फर्स्ट टीयर 1 का जो पेपर आया था, रिटन पेपर जो आया था वो बहुत ही सिंपल था, बट फिर भी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। ओके, जैसा कि मैंने गाइड किया था कि कैसे प्रिपरेशन करना है रिटन के लिए, तो मल्टीपल कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। ओके, तो और इसमें जो शॉर्ट इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है 1:10, ऑलमोस्ट 1:10.5 के आसपास है। ओके, बट मैं 1:10 जैसा कि नोटिफिकेशन में बोला गया था उसी हिसाब से उन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया है, मतलब इससे ज़्यादा ही किया है। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा BDL का। सबसे पहले वो चीज़, तो BDL में मेन क्या चेक करते हैं वो लोग इंटरव्यू में, आपका टेक्निकल नॉलेज क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई प्रोजेक्ट, जैसे आप फ्रेशर हैं, आपके फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्या है, आप एक वर्किंग है या एक्सपीरियंसड हैं, तो उसमें आपने क्या सीखा है, उसका क्या प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको नॉलेज रहनी चाहिए। ओके, मैं अभी आगे बताऊंगा कि प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पे फोकस रखना है। ठीक, BDL अवेयरनेस के बारे में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है ये, और इसका रोल क्या है। ओके, इसके बाद लास्ट में हम HR क्वेश्चंस बताएंगे, किस तरह के HR क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल प्रिपरेशन, आपको ये पूरे इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका टेक्निकल प्रिपरेशन है। टेक्निकल प्रिपरेशन में आपको सिंपल सी चीज़ है कि रिवाइज करना है, कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है, और रिवाइज करने से ही नहीं, बस उसको प्रैक्टिस भी करना है, बोलने आना चाहिए। नॉलेज तो अच्छी होती है लोगों को, बट बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ वो हेजिटेशन और नर्वसनेस की वजह से। इसीलिए मैंने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया है कि मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे कि आप लोगों का जो हेजिटेशन है और नर्वसनेस है वो रिमूव हो जाएगा। ये मैं श्योर बोल रहा हूँ।
ठीक है। इसके बाद आपको टेक्निकल प्रिपरेशन में मेन क्या क्या चीज़ें देखना है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस रखना है, उसका अप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिफिनीसन पढ़ लें। जैसे डायोड है, डायोड की डिफिनीसन आप पढ़ के चले जाएं, बीजेटी की डिफिनीसन आप पढ़ के चले जाएं, इससे नहीं चलेगा। डायोड का कंसेप्ट क्या है, उसमें किस तरह के टाइप्स ऑफ डायोड्स आते हैं, अप्लीकेशंस क्या हैं उनके, इसी प्रकार से बीजेटी में। ओके, ये चीज़ आपको इंटरनली पता होना चाहिए, क्योंकि ये बीडीएल में इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं भी मॉक इंटरव्यू में इस लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको वहाँ पे बीडीएल में जब एक्चुअल इंटरव्यू आप फेस करें तो आपको ना हेजिटेशन हो, ना नर्वसनेस हो, और आप क्वेश्चंस आप जो भी वो लोग पूछ रहे हैं आप उनको ईजिली टैकल कर सकें, ठीक है। मैंने IB-JIU में बहुत लोगों को इतना मतलब लेवल ऊपर लेकर के गया हूँ कि लोग आज इतना कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ अब हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो आइडिया है IB-JIU टेक का, उसमें जिस लेवल का मैंने मॉक इंटरव्यू करवाया है उस लेवल से वो लोग ऊपर जाने वाला ही नहीं है, ये श्योर है। इसी प्रकार से मैं बीडीएल के लिए भी करूँगा, इतना करवा दूंगा कि आपका जो है जब मेन इंटरव्यू होगा आपको किसी भी तरह की वहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। आप जाएंगे आराम से इंटरव्यू देंगे और आप चले आएंगे। आपको कॉन्फिडेंस जब इंटरव्यू दे करके आएंगे आपको खुद लगेगा हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे जो कि इलेक्ट्रिकल में भी रहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको उसमें क्या क्या चीज़ें फोकस रखनी है, जैसे बीजेटी है, मॉसफेट है, एम्पलीफायर्स है, ओपैम्प है, ऑसिलेटर्स है, ठीक है। ये चीज़ों पे फोकस रखना है, आपके कंसेप्ट्स उनके पढ़ समझने हैं, उनके अप्लीकेशंस क्या हैं, अप्लीकेशंस 1 से 2 अप्लीकेशन समझने हैं बस, जो बहुत ज़्यादा नहीं। आप सिर्फ डिफिनीसन पे डिपेंड नहीं रहिएगा कि ऑसिलेटर का सिंपल सा आप डिफिनीसन याद कर लिया, मॉसफेट का, एम्पलीफायर का, बस चले गए, ऐसा नहीं है। आपको उनके बारे में पढ़ना है, और वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है कुछ और इधर उधर से पूछ लेंगे, जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ें पूछेंगे, बस आपको जो है थोड़ा जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो ट्रिकी होंगे। तो मैं भी जो इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू जो कवर करता हूँ उसमें भी मैं ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता है लोग। तो मैं उस मॉक इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस फंसते हैं, पर जब कंक्लूजन जो पार्ट होता है मॉक इंटरव्यू का, उसमें मैं पूरे आंसर्स सही से बताता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना, कितना बोलना है किसी क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन में। ओके, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूछा डायोड तो डायोड के बारे में आप एक्सप्लेन करते चले गए पूरा। इन डिटेल आपको नॉलेज रखनी है, बट क्या क्वेश्चन पूछेगा उसी के बेसिस पे आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक स्टेबिलिटी, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। मेन स्टेबिलिटी में आप फोकस रखिएगा। इसके बाद सिग्नल सिस्टम में बेसिक ही फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डीएफटी, इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनका यूजेस क्या है, सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। आपसे वहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने को नहीं बोलेगा। ये सिग्नल सिस्टम सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम का एक एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम पे आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम विदाउट सिग्नल सिस्टम आप किसी भी एक्सप्रेशन को पूरी फ्रिक्वेंसी रिस्पांस को आप नहीं निकाल पाएंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पांस, टाइम रिस्पांस दोनों पर फोकस रखना है, ठीक है। और जो कंट्रोल सिस्टम में बताया उसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है ना, और फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्म उसमें भी रहता है, तो उस पर भी फोकस रखना है। तो ये आपको जो है जैसे नेक्वेस्ट रेट हो गया है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया हो गया, ये स्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो रूट लोकस भी है, तो जैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता रहना चाहिए कि कौन सा मेथड किस तरह की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। आपको ये चीज़ क्लियर रखनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको AM क्या है, FM क्या है, पावर किस में कितनी यूज होती है, क्या वेस्टेज पावर है, मैसेज सिग्नल कैसे रिकवर करते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम, डिजिटल मॉडुलेशन जब आप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के मॉडुलेशन टेक्निक्स हैं डिजिटल मॉडुलेशन में, PAM, PCM, PWM, इसके बाद PSK, FSK, QPSK, QAM, BPSK, तो डिफरेंट मॉडुलेशन टेक्निक्स हैं, उनके आपको बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, पावर इफिशिएंसी एंड साथ साथ आपको बीट एरर रेट के बारे में नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है।
ये एक पार्ट है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से इतना क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। तो पावर जो इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट हैं, जैसे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा उस पर फोकस ना करें, बाकी जो सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल वाले वो देखने पड़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये मेन इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स बेसिक्स आपको देखना है। और इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा मशीन के बारे में नॉलेज रहनी चाहिए, मोटर के बारे में भी नॉलेज रहनी चाहिए। ओके, मोटर और मशीन्स के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वालों का मेन पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए नहीं है। तो ये मेन जो लास्ट के जो 3 मैंने बताए, ये मेन इलेक्ट्रिकल के लिए फोकस करना होगा। ओके, मेन इलेक्ट्रिकल वालों। और ऊपर के जो पार्ट है मेन इसी के लिए, बट ऊपर के जो पार्ट है उनमें से इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद सीएससी के लिए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। बेसिक प्रोग्रामिंग आप चाहे C++, जावा, पाइथन जो भी आपको आती है उसके में आप प्रोग्रामिंग वहाँ पे जगह लिखवाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं। वहाँ पे जो इंटरव्यू जो रूम होगा वहाँ पे एक वाइट बोर्ड होगा, वहाँ पे आपको खड़ा करके वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी अलर्ट रहना है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है, आप ऑब्वियस सी बात है, आप करिए वहाँ पे। ठीक है, तो आप CS वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इन सब्जेक्ट्स पे फोकस रखिएगा। DBMS की बात करें, DBMS में जैसे आपकी एसिड प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजेक्शन वगैरह, इन सब पे फोकस रखना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल, TCP मॉडल हो गया, UDP हो गया, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, ये सारे चीज़ों पर फोकस रखना है। और जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट में आपका जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें फोकस रखनी है। प्रोजेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, आपका जो प्रोजेक्ट है आपने उसको कैसे चूज़ किया, क्यों चूज किया उसको। ओके, सबसे पहली बात, उस प्रोजेक्ट में जो भी आप क्या चीज़ बनाए हैं, क्या परफॉर्म किए हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम आपको पता रहना चाहिए। क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं, हर एक कंपोनेंट्स का क्या रोल है वो पता रहने चाहिए। इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों बेस्ड है, ये सिंपल क्या है जो भी है, उसके बेसिस में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया है, वो सारा चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आपने उस प्रोजेक्ट को करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपने कैसे उस जो चैलेंजेस फेस किए उनको कैसे सॉल्व किया है, वो आपको पता होना चाहिए। रियल टाइम एप्लीकेशन आपके प्रोजेक्ट का क्या एप्लीकेशन है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने प्रोजेक्ट किया, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्लॉक डायग्राम ही नहीं पता रहता, कई लोग ऐसे रहते हैं। तो वहीं पे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा पार्ट होता है कि जो आपने किया है वो किसी दूसरे ने नहीं किया, इसलिए आपको ये चीज़ें नॉलेज रहनी चाहिए। जिस पर आपने 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल कंटिन्यू काम किया है, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जैसे टेक्निकल स्ट्रक्चर में आपका कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी प्रकार से पूरे इंटरव्यू का प्रोजेक्ट प्रिपरेशन भी एक प्रोजेक्ट का जो पार्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा। ओके, तो जो चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको टैकल किया आपने, किया क्या रियल टाइम एप्लीकेशन है, उन चीज़ों को फोकस रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका जो लास्ट में आएगा वो BDL कंपनी के बारे में कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है। कैसे कि BDL के बारे में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर का नेम, गवर्नमेंट, और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर क्या है, उसके रोल्स क्या हैं, क्या किस डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है। कुछ नहीं, आप BDL की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे अबाउट BDL रहेगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता रखना है, बस 2-2, 3-3 लाइन आपको पता रखना है। बट लास्ट का जो पार्ट है, जो रोल एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे मिसाइल्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन कौन से अभी लेटेस्ट में बनाए गए हैं, ओके, प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से बनाए गए हैं, इन चीज़ों पे फोकस रखना है। अब
आपको वो प्रोडक्ट कैसे बनाए गए इसके बारे में नहीं कोई सीखना है, बस कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको एटलीस्ट कंपनी के ओवरव्यू के बारे में पता रहना चाहिए कि कंपनी किस चीज़ पे काम करती है। ओके, ये तो पता रहना चाहिए ना। तो वही चीज़ें हैं, आपको जो है अबाउट BDL में ऑप्शन रहेगा वहाँ पे एक, उसमें जा करके आप पूरे BDL के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद HR में आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेन आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी वीकनेस क्या, स्ट्रेंथनेस क्या है, और BDL आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं ऑलरेडी तो आप वहाँ से छोड़ करके क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं, उसका रीज़न पता रहना चाहिए। ठीक है, BDL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद BDL के प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैंने ऊपर बताया, और आपकी जो ब्रांच है उसका BDL में क्या रोल है, ये चीज़ें, ये मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस वो HR में पूछने के एक्सपेक्ट भी नहीं कर होगा कुछ। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं कि कैसे आप, जब HR का जो पार्ट होगा वो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप BDL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी वीकनेस क्या है, जो आप वीकनेस बताएंगे आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किए हैं कि नहीं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो भी है आपकी स्ट्रेंथ, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। हॉबी तो आपको बहुत अच्छे से, कोई कोई बोल देता मेरी हॉबी गार्डनिंग है, अब गार्डनिंग के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो बहुत डिटेल में नहीं आपको जाना, बस 2-2 लाइन 3-3 लाइन आपको जो है इनके आंसर्स पते रहने चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि सेफ स्कोर फाइनल में सिलेक्शन लेने के लिए क्या रहेगा। जैसा कि रिटर्न का जो पार्ट था 85% काउंट होगा, इंटरव्यू का पार्ट होगा वो 15% का होगा। ठीक है, टोटल 100% का हो जाएगा। तो आपके फाइनल में कितने मार्क्स होने चाहिए, मेन बात ये है, मतलब सिलेक्शंस फाइनल लिस्ट में लाने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने रिटन में 65 मार्क्स आपने रिटन में सिक्योर किए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके। इसके बाद सॉरी 65 नहीं, आपने रिटन में फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने रिटन में 130 मार्क्स सिक्योर किए। ओके, इसके बाद इंटरव्यू में आपका जो 15% है, ठीक है 15% है, तो इंटरव्यू में आपको अगर जो 15% में से एटलीस्ट आपको कितना लाना पड़ेगा वो भी बताता हूँ। जैसे पहले रिटन को देखते हैं। रिटन में जैसे आपने 130 मार्क्स सिक्योर किए तो आपका 85% कितना बना, तो 130 में 80% अगर निकालेंगे तो वो आपका लगभग 85%, यानी ये जो क्या था इसको कन्वर्ट करेगा। जैसे ये आपका जो 85% है वो आप टोटल आपका 100 में बनाना है इनको। ठीक है, तो ये आपका शायद 150 का था, तो ये आपका 50 के रहेगा, तो 200 बन करके आपको जो है बना देगा वो लोग, टोटल 100 का लेके आएगा। तो आपको 100 में से बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें जैसे 130 है, 150 आप आउट ऑफ 100 बनाना है, तो आपके कितने आए, ये 86 आया। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू में अगर आप वो 15 मार्क्स का भी है, ठीक है, तो आपको 15 मार्क्स में एटलीस्ट आपको 10 से 12 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। मतलब मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि आपका सेफ स्कोर 80+ ही रहना रहेगा। अगर आपको फाइनल लिस्ट में आपको सिक्योर करना है तो आपको 80+ रहना पड़ेगा। ठीक है, 80+ आपके फाइनल मार्क्स रहने चाहिए, जो कि क्या है रिटन और इंटरव्यू का पार्ट मिला करके, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये श्योर है। ओके, समझ गए। एट्टी प्लस क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आपको 110 मार्क्स आए तो वो आपके
110/150 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 73 के आसपास आ जाएगा। अब आपका जो 15% बचा, उसमें 15% और 15 मार्क्स का मान के चलें। ओके, तो 15 मार्क्स का मान के चलेंगे, सॉरी, ये आपका 100 नहीं होगा, ये आपका 85 होगा। तो 85 के हिसाब से आपके जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? जैसे अगर आपने रिटर्न में 110 लिए हुए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपका 62 मार्क्स बनेगा। ठीक है, तो 15 में से आपको कितने लाने पड़ेंगे? 15 में से आपको आपको कम से कम 15 में से लाना पड़ेगा मार्क्स 13 से 14 मार्क्स। अगर आपको 110 है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 80% के हिसाब से बताऊँगा कैसे 80 प्लस लाने का किसके होंगे वही बताता हूँ। तो आपके टोटल अगर जैसे मान लो 13 नंबर आ रहे हैं, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, 75 प्लस। तो बट इस बार कट ऑफ क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से, जैसे मतलब ये कट ऑफ के नीचे नंबर ले लिया था, जैसे कट ऑफ के ऊपर अगर आपने सिक्योर किया तभी तो आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो मान लो कि आपके 130 मार्क्स थे। ठीक है, तो 130 में से आपका कितना हुआ सिक्योर? 73 मार्क्स आ गए, लगभग 74 आया। ठीक है, अब 15 में से आपको एटलीस्ट 10 प्लस मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो 10 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं तो आपके 84 आ गए, तो आपका सिलेक्शन श्योर होके जाएगा वहाँ पर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 80% आउट ऑफ 100, मतलब 80 मार्क्स आपके प्लस रहना ही चाहिए। सेफ स्कोर आपका यही बनेगा। ठीक है, इसके बाद फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस में क्या है कि आप अगर BDL में शॉर्ट लिस्टेड हैं तो BDL के लिए भी अभी जैसे बेल का भी रिजल्ट आ चुका है, तो बेल में भी अगर मैं स्टार्ट करूँगा, बेल का इंटरव्यू बहुत जल्दी ही स्टार्ट है, 26 फरवरी से स्टार्ट है। उसमें भी जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप आइए, और टेक इंडिया एग्ज़ाम को फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। IBJIU के मैं ऑलरेडी लेक्चर्स जो मॉक इंटरव्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उनसे देख सकते हैं कि मैं किस लेवल का मॉक इंटरव्यू लेता हूँ। किसी भी तरह का मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि आपको मेन इंटरव्यू में प्रॉब्लम आए, ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं, मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको टेक इंडिया एग्ज़ाम को फॉलो करिए। सब कुछ फ्री है, फ्री मॉक इंटरव्यू है। जो भी किसी तरह का आपका गाइडेंस लेना हो, मैं अवेलेबल हूँ 24/7। आपको कोई इतना टाइम नहीं देने वाला है जितना मैं टाइम दूंगा। ओके, और फालतू का पेड कंटेंट में मत पड़िएगा, आपका जो है पैसा जो है सिर्फ वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। आप एटलीस्ट मेरे 1 से 2 मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मैं किस लेवल का प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि अदर चैनल्स में कैसे करवाया जा रहा है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ओके, IBJIU के लिए बहुत लोगों ने डिफरेंट कोर्सेज परचेज किए हुए हैं। अब बाद में मुझसे बोल रहे हैं कि सर मैंने इतने रुपये बर्बाद कर दिया, मैंने क्वेश्चंस इतने, मुझे कुछ नहीं मिला। आपके जब से मैंने लेक्चर्स को फॉलो किया, बहुत चीज़ें, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हुआ, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। आपका जो लेक्चर्स रहता है पूरा जो है इंटरव्यू ओरिएंटेड, स्किल टेस्ट ओरिएंटेड, जैसा कि जिसमें स्किल टेस्ट रहता है, इसी प्रकार से BDL MT या BL PE के लिए जो भी होगा, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड चीज़ें ही प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को गुमराह करूँ, कहीं कुछ दूँ और वहाँ पे कुछ और हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारा कुछ बोल रहा हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं रियल चीज़ें आपको शेयर करूँगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप लोगों से बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप लोगों को कोई डाउट है। और मेरे जो इंटरव्यू ग्रुप्स हैं, आपको उन पर ज्वाइन होने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर आई वांट टू ज्वाइन। बस मैं सिंपल आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद जो है जो आपको टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल होगा वो आपको मैं 100% प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ओके, वंस अगेन कांग्रेचुलेसन्स।
और श्योर है सिलेक्शंस होगा। आप लोग बस रिवीजन करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए कंटिन्यू, ओके। और हेजिटेशन एंड नर्वसनेस रिमूव करने की गारंटी मेरी है, ओके। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।